इजराइल के तेल अवीव शहर पर यह आग की बारिश दरअसल ईरान का नया बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेहन है, जिसमें एक नहीं दो नहीं 20 से 50 छोटे छोटे वॉरहेड्स हो सकते हैं। पूरे एरिया में यह तबाही मचा सकता है। इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन। यह है यूएस स्पेस फोर्स का AN/FPS-132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम। कतार में स्थित यह रेडार की कीमत $1.1 बिलियन। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा रेडार है ये। मेरा मतलब है रेडार था ये। ईरान के मिसाइल्स ने इसे अब तबाह कर दिया है। यह है दुबई, प्लेग्राउंड ऑफ द रिच इन द मिडिल ईस्ट। आजकल शहीद ड्रोन यहां रोज हमला बोलते हैं और इन सब ड्रोन्स को मार गिराना नामुमकिन हो चुका है। मिडिल ईस्ट में एक एक करके यूएसए तो अपनी एम्बेसीज भी बंद कर रहा है। मिलिए यूएसएस एब्राहम लिंकन से। निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, आज के डेट में इसकी कीमत करीबन $7 बिलियन। ईरान का कहना है कि उसने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने मिसाइल्स का निशाना बनाया। अभी तक यूएसए इस बात से मना कर रहा है, कह रहा है कि कैरियर को कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि कैरियर को ईरान से अब दूर ले जाया गया है। एक हफ्ते में ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश से लोहा ले रहा है। एक जंग जो जीतना तो उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो इसे हारना भी नहीं चाहता है। सवाल उठता है कि यह आखिर मुमकिन कैसे हो पाया? ऐसा क्या है ईरान के पास जो अमेरिका के एडवांस्ड फोर्सेस, अमेरिका की एडवांस्ड एआई, अमेरिका की एडवांस्ड वेपन्स और अमेरिका के जाबाज नेताओं ने कैलकुलेशन में नहीं लिया? 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो पूरी दुनिया को लगा होगा कि अमेरिका यह जंग घंटों में जीत जाएगा। अरे पूरे लीडरशिप को ही तो आपने तबाह कर दिया। इजराइल के सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन फाइनली घुटने टेक ही देगा, हार मान जाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया को पिछले हफ्ते से स्तंभित कर दिया है। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान ने पलट के वार किया। एक एक करके इजराइल और गल्फ कंट्रीज में स्थित अमेरिकन बेसेस को अपना निशाना बनाया। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? यह इसलिए क्योंकि ईरान के पास दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड किफायती मिसाइल एंड ड्रोन आर्सेनल है। और ऐसा नहीं है कि यह बात अमेरिका से छुपी हुई थी। दरअसल IRGC ने मार्च 2025 में एक वीडियो रिलीज किया था, जिसे देखकर दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए थे। ईरान के पास दरअसल पूरी की पूरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। किलोमीटर्स लंबे टनल हैं जिसमें हर मिसाइल अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म पर आपको तैनात मिल जाएगा। और किसी को नहीं मालूम है कि ऐसे कितने टनल, ऐसे कितने किलोमीटर अंडरग्राउंड अभी ईरान के पास है। याद रखिए, ईरान ने ऐसे टनल्स 1984 में ही बनाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि ईरान जो रॉकेट्स और ड्रोन्स पहले कुछ दिनों में इस्तेमाल करते आया है, वो अपने पुराने स्टॉक को खत्म कर रहा था। यूएस और इजराइल की इंटरसेप्टर जो मिसाइल है, उसकी स्टॉकपाइल को कम करने के लिए, डिप्लीट करने के लिए असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्लस्टर म्यूनिशन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ ईरान जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है पूरी दुनिया को कि यह युद्ध की परिभाषा अब यह बदल रहा है। स्मार्ट बॉम्ब पर स्मार्ट थिंकिंग भारी पड़ रहा है, दूसरे देश नोट ले रहे हैं। इसीलिए आज के देशभक्त एपिसोड में पता करेंगे कि ईरान एक हफ्ते तक इस युद्ध में टिक कैसे पाया है, अमेरिका और इजराइल के नाक में दम कैसे कर पाया है। एक तरफ शहीद ड्रोन जिसने अमेरिका के खरबों डॉलर का नुकसान कर दिया है, सैंक्शंस के बावजूद ईरान ये ड्रोन्स बना कैसे पाया, और वो भी इतने सस्ते में। ईरान की बैलिस्टिक से इजराइल क्यों कपकपाता है, और कौन से एडवांस्ड मिसाइल्स अभी भी हैं जिसका ईरान अभी तक प्रयोग भी नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत यह सब देखकर कोई सीख ले रहा है? हमारा लो कॉस्ट शहीद ड्रोन कहां है? आयतुल्लाह खमीनी के मारे जाने के बाद जब ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल से पहला हमला लगाया तो अमेरिकन एनालिस्ट थोड़ा मुस्कुराए जरूर होंगे कि यार ये क्या है, इससे हमारा मुकाबला करोगे हैं? ये साधारण शहीद ड्रोन और ये पुराने मिसाइल जो इतने स्लो हैं कि इन्हें मार गिराना बहुत ही आसान है। इसीलिए 97% स्ट्राइक रेट रहा इंटरसेप्टर्स का, कोई ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया ईरान। लेकिन ईरान अलग गेम खेल रहा था। यह बात अब अमेरिका को शायद समझ में आ रही है। पहले से ही यहां एक लंबे जंग की तैयारी हो रही थी। जो ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान छोड़ रहा था, ईरान महज 20 या 30 हजार डॉलर में उसे बना रहा था, और जो मिसाइल्स दाग रहा था उन्हें 1 लाख या 5 लाख डॉलर में बनाया जा सकता था। वहीं इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका छोड़ रहा था अपना थार्ड, पेट्रियट,
एरो 3 जैसे बड़े बड़े इंटरसेप्टर मिसाइल, इनकी कीमत मिनिमम 1 मिलियन से 15 मिलियन डॉलर तक। ऊपर से ईरान एक साथ इतने ज्यादा ड्रोन भेज रहा था कि एक अगर मिस भी हो जाए तो फिर से उसे इंटरसेप्ट करने के लिए 2 या तीसरा मिसाइल आपको छोड़ना पड़ रहा था। यह बात सही है कि अमेरिका के मुकाबले ईरान को अभी बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, लेकिन अगर आप इस मैप के जरिए देखें तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की भी सफलता कुछ कम बात नहीं है। स्पेशली कि वो कोई इंटरनेशनल बैलिस्टिक सुपर पावर तो नहीं माना जाता है, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है। सबसे पहले देखिए चैलेंजेस क्या है। उसे यूएस एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो ईरान के आसपास गश्त लगाते हैं, ये अर्ली वार्निंग भेज सकते हैं। जो भी मिसाइल ड्रोन्स ईरान लॉन्च करता है उसे सबसे पहले तो यूएस मिलिट्री बेस इंटरसेप्ट कर सकती है। वहां से अगर आप बच गए तो मिसाइल और ड्रोन सीरिया, जॉर्डन के एयर स्पेस से जाती है। तब तक इजराइल की एयरफोर्स भी वहां उसे इंटरसेप्ट कर सकती है या वहीं उन्हें शूट डाउन कर दिया जा सकता है। उसके बाद इन मिसाइल्स को फिर इजराइल के इंटरसेप्टर से उसको मात देना होता है। तब जाकर 2 या 4 मिसाइल कोसों दूर इजराइल में अपने टारगेट्स को क्षति पहुंचा पाते हैं। तो देखने में तो लगता है ये लूज लूज सिचुएशन है, सारे मिसाइल लॉन्च होंगे लेकिन इजराइल तक पहुंचते पहुंचते उन्हें मार गिराया जाएगा। लेकिन ईरान अगर यही करता रहा बिना रोक टोक के तो बहुत जल्द अमेरिका के पास बचाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल ही नहीं रहेगा। अमेरिकन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट केली ग्राइको का कहना है कि ईरान एक ड्रोन जो छोड़ता है, सोचिए उसकी कीमत $1 है, उसने $1 खर्च किया, तो उसे रोकने के लिए अमेरिका और उसके एलाइज को $20 से $28 खर्च करना पड़ता है। ईरान ये इकोनॉमिक्स और क्वांटिटी का खेल अच्छे से समझ चुका है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार पहले वेव के हमले के बाद कतर ने प्राइवेटली अमेरिका को बताया कि अगर ईरान इसी तरीके से ड्रोन और मिसाइल उस पर दागता रहा तो पेट्रियट इंटरसेप्टर का जो स्टॉकपाइल है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा और फिर मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। ऑफिशियली कतर ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ उसने नहीं कहा है, उनके पास बहुत डिफेंसिव मिसाइल्स हैं। अब देखिए क्लेम काउंटर क्लेम तो हर वॉर में चलता रहेगा, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प फैक्चुअल कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जिस ड्रोन ने पूरे गल्फ के देशों में कहर मचा के रखा है, वॉर शुरू होने के तीसरे चौथे दिन में ही अमेरिका को बैकफुट पर डाल दिया, वो आया कहां से? ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास आई कहां से? तो इसके लिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं 4 दिसंबर 2011 में, जहां ईरान के खशमार एरिया में एक जगह पर वहां भूले भटके एक अमेरिकन ड्रोन पाया जाता है। यह लॉकहीड मार्टिन का RQ-170 सेंटिनल था, जो उस समय अमेरिका का सबसे एडवांस्ड सर्वेलेंस ड्रोन था। अमेरिकी सरकार ने उस समय तो कह दिया नहीं नहीं ये ड्रोन तो हमारा नहीं है। जब ईरान ने ड्रोन का वीडियो रिलीज किया तो ओबामा सरकार ने स्वीकार किया कि हां भाई ये तो हमारा ही है, वापस दो, चलो चलो वापस दो हमको हमारा ड्रोन। तो ईरान भी इतना शरीफ नहीं था, उसने ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो उसके हाथ लगी थी वो वापस तो देने वाला था नहीं। उल्टा ईरान ने इस ड्रोन का इन्वेस्टिगेशन किया, इसे रिवर्स इंजीनियर किया और 3 नए ड्रोन्स उन्होंने इस पर बनाए। पहले का नाम था शहीद 171, ये RQ-170 का हूबहू कॉपी था। दूसरा बनाया गया शहीद 191, इसमें ईरान थोड़े बहुत अपग्रेड्स किया उसने और इसे कॉम्बैट केपेबल ड्रोन बना दिया। तीसरा आता है साधारण दिखने वाला सबसे खूंखार शहीद 136। यही वो कामाकाजी ड्रोन है जो आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को बैकफुट पर डाल रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? अब माया कह लीजिए या फकीरी प्रो मैक्स कह लीजिए, अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान आज उसे ही पीछे ढकेल पा रहा है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप बोलोगे आए अमेरिका भी टेक्नोलॉजी कॉपी करता है। इस ड्रोन ने अमेरिका को इतना परेशान कर दिया कि अमेरिका ने खुद शहीद 136 को रिवर्स इंजीनियर किया, उसकी एक कॉपी बना दी और उसका नाम रखा लुकैस, लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। और इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इस्तेमाल भी किया है। मतलब अमेरिका ने ईरान का अमेरिका का कॉपी ड्रोन खुद कॉपी किया, फिर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर वॉर की ट्रेजेडी ना होती तो यह सच्ची में एक कॉमेडी बन चुकी होती। शहीद ड्रोन की बनावट जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि यह इतना सिंपल एंड इफेक्टिव कैसे है। 200 केजी का यह ड्रोन 180 किलोमीटर की स्पीड से 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब इन्हें हमेशा बैचेस में छोड़ा जाता है जिससे इंटरसेप्ट करना इतना आसान ना हो, और अगर इंटरसेप्ट हो भी गए तो 1-2 तो निकल ही आएंगे।
इसके जो इंजन्स हैं, डुअल इंजन्स हैं, इसकी वजह से 13,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर यह उड़ सकता है। और इसके नाक पर इसके नाक पर वॉरहेड सवार करता है। अराउंड 36 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव होता है, जो इंपैक्ट करते ही जबरदस्त धमाका कर पाता है। अपनी पहले वेव में ईरान ने शहीद 136 ड्रोन्स, जुल्फकार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क़यम-1 बैलिस्टिक मिसाइल, शहीद 129 सर्वेलेंस ड्रोन को एक के बाद एक धड़ाधड़ अमेरिकन बेसिस और इजरायली बेसिस पर छोड़ा। और इसका कॉस्ट जो पड़ा इन्हें रोकने का, वो 20 to 100 गुना ज्यादा था अमेरिका के लिए। तो अगर आपने सक्सेसफुली इन्हें रोक भी दिया तो आपका बैंक बैलेंस तो काफी हद तक खाली हो गया। पहले वेव के हमले के बाद अमेरिका और एलाइज के इंटरसेप्टर स्टॉकपाइल्स कम हो जाते हैं और फिर सेकेंड वेव आता है, जो पहले वेव से काफी अलग होता है। 2 मार्च को ईरान अपनी मेन आर्टिलरी से सैकड़ों ड्रोन्स के साथ साथ हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल भी भेजता है, जो तेल अवीव के 10 इंटरसेप्टर मिसाइल भी रोक नहीं पाते हैं। एक झटके में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो जाता है। और यह हमला इतना बड़ा था कि इजराइल ने इसके फोटो और वीडियो भी बाहर आने से रोकने की कोशिश की है और जानबूझकर अपने सोशल मीडिया में ऐसे फोटो शेयर करने की कोशिश की है कि अरे नहीं नहीं, मिसाइल से कुछ खास नहीं हुआ है, सड़कों पर बस गड्ढे बन गए हैं। लेकिन कुछ फोटोज और वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिखा रहा है एक खौफनाक मंजर इन मिसाइल्स का। जिसने ये दहशत फैलाई वो असल में ये है 12 टन का फतह 2 मिसाइल। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, मार्क 15 की स्पीड से अपने टारगेट को हिट करने वाला मिसाइल है। मार्क 15 का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो अगर आप सोचिए एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ पाता है, तो मार्क 15 का मतलब है एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट से 20 गुना ज्यादा तेजी के रफ्तार से। यह मिसाइल लिक्विड फ्यूल यूज करता है और अपनी मिड फ्लाइट अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सकता है। इसीलिए किसी रेडार को इसे ट्रैक करना, किसी मिसाइल को इसको मार गिराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रेंज इसकी लगभग 1500 किलोमीटर है, जिसकी वजह से इसकी रेंज में इजराइल के साथ साथ गल्फ और अमेरिकन जो बेसेस हैं और अरेबियन सी के काफी हिस्से भी आ सकते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल की फौज रातों रात खड़ी नहीं की है, इसको वो 1984 से इसकी तैयारी कर रहा है। 1984 में दरअसल ईरान इराक वॉर के दौरान सद्दाम हुसैन ने ईरानी शहरों पर भर भर के स्कड मिसाइल दागे, जिससे ईरान को काफी नुकसान हुआ। इस युद्ध में करीबन 5000 ईरानियों की जान गई, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उस समय ईरान समझ गया कि बिना मिसाइल्स के वो खुद को नहीं बचा सकता है और अटैक नहीं कर सकता है। और उसी साल ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बनाना शुरू किया। जून 1985 में ईरान ने लिबिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना से मिसाइल बनाने की मदद मांगी। 1990s में चाइना ने ईरान के सॉलिड फ्यूल मिसाइल प्रोग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के खुद के रिकॉर्ड्स के हिसाब से फतह 110 मिसाइल, जो आज भी ईरान के मिसाइल की रीढ़ की हड्डी है, वो चाइनीज के मदद से बनाई गई थी। 1987 नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद करता है मिसाइल बनाने में। खुर्रम शाहर मिसाइल, जो ईरान की सबसे घातक मिसाइल में से एक है, वो एक्चुअली नॉर्थ कोरिया का हवासोंग 10 का एक इरानियन वर्जन आप उसे मान सकते हो। सैंक्शंस के बावजूद चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान ने पिछले 40 सालों में मिसाइल्स की अपनी एक सेना खड़ी कर दी है। अब पिछले ही साल इजराइल को इसका एक टेस्ट मिला। 12 दिन चले इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए। तब भी रिपोर्ट्स आए थे कि इजराइल के डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स कम हो रहे थे और उनकी भरपाई करना अमेरिका के लिए काफी मुश्किल हो पा रहा था। अब इस बात को ईरान ने कभी माना तो है नहीं, इस बात से इनकार कर दिया है, लेकिन तब भी फैक्ट तो यही है कि 24 जून को डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर ऐलान कर देते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है, अब एक दूसरे पर यह मिसाइल फायर नहीं करेंगे। वो दूसरी बात है कि ईरान आज मानता है कि यह सीज फायर करना पिछले साल उसके लिए एक गलती थी। अमेरिका को और इंटरसेप्टर्स बनाने का मौका ईरान ने दे दिया। देखिए, कुछ समय पहले तक इजराइल का आयरन डोम बने पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती थी, वर्ल्ड फेमस हुआ करता था। लोग इसकी मिसाल देते थे कि डिफेंस शील्ड हो तो आयरन डोम जैसा हो जिसे कोई चीर ना सके। इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम दरअसल अलग अलग ऑल्टीट्यूड पर इनकमिंग रॉकेट को गिरा सकता था, अपने पॉपुलेशन, अपने देश को सेफ रख सकता था। अब इस सिस्टम में सबसे पहले आता है एरो 2 मिसाइल, शॉर्ट रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर, जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर ही यह खत्म कर देता है। यह मिसाइल मार्क 9 की स्पीड पर अपने टारगेट पर आक्रमण करता है और एक साथ यह 14 टारगेट्स को खत्म कर सकता है।
अगर इससे कोई मिसाइल बच जाता है तो आता है डेविड स्लिंग। ये 40 से 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इसमें स्टनर इंटरसेप्टर्स यूज होते हैं जो हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यह बिना किसी एक्सप्लोसिव वॉरहेड के सिर्फ अपनी तेज रफ्तार से आने वाले मिसाइल को मार गिराता है। इन सब से भी अगर बच गया कोई मिसाइल तो लास्ट में आता है आयरन डोम। ये 4 से 60-70 किलोमीटर शॉर्ट रेंज तक रॉकेट्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। यह सिर्फ उनको इंटरसेप्ट करता है, उन मिसाइल्स को टारगेट करता है जो पॉपुलेटेड एरियाज की तरफ आ रहे हैं। अगर कंप्यूटर देख रहा है कोई रॉकेट खाली जगह पर गिरने वाला है तो उसे गिरने दिया जाता है। इजराइल अभी आयरन बीम पर भी काम कर रहा है। यह एक लेजर बेस्ड सिस्टम है जो कम लागत में ड्रोन्स और रॉकेट्स को खत्म कर सकता है लेजर बीम की मदद के साथ। इसी के साथ साथ आता है अमेरिकन थर्ड शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए जो सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर और बैलिस्टिक मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर भी गिरा सकता है। बहुत एडवांस्ड है, लेकिन बहुत एडवांस्ड होने के साथ साथ बहुत महंगा भी है। हर एक मिसाइल 12 से 15 मिलियन डॉलर की होती है, तो इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। इन सारे सिस्टम्स को ईरान एक सिंपल ट्रिक से मात देने की कोशिश कर रहा है और वो है वॉली फायरिंग स्ट्रेटजी, यानी एक झटके में सैकड़ों ड्रोन, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल और हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल का मिक्स भेज दो। अब ड्रोन्स ध्यान भटकाने का काम करते हैं तो इंटरसेप्टर्स ड्रोन को खत्म करने में लग जाते हैं, जबकि जो असली मिसाइल है वो अपना काम करते थे। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने वॉरहेड स्प्लिंटर और डीकॉय टेक्नोलॉजी का भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मतलब मिसाइल के साथ फर्जी डीकॉयज भेजे जाते हैं जो इंटरसेप्टर को कंफ्यूज कर देते हैं और असली वॉरहेड अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जब तक इंटरसेप्टर यह तय करेगा कि किस चीज को मार गिराना है, मिसाइल ने अपना काम कर दिया। इंटरसेप्टर को एडवांस्ड रेडार से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ईरान ने एक और काम किया है। एक एक करके हमला करके अमेरिकन इंटरसेप्टर रेडार्स को ही तबाह करना शुरू कर दिया है, जैसे कि कतर में AN/FPS 132 रेडार। ईरान के हमले से पूरी तरीके से अब यह तबाह हो गया है। $1 बिलियन का यह रेडार जो 5000 किलोमीटर तक स्कैन कर सकता था स्काइस को। यूएई में थर्ड रेडार सिस्टम को भी ईरान अब खत्म कर चुका है। तो एक तरफ यहां आंखें नोची जा रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन एलाइज और इजराइल के एम्यूनेशन खत्म किया जा रहा है। इसीलिए ट्रंप अब ईरान में कर्डिश इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ईरान में रजीम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि स्मार्ट बॉम्ब से काम नहीं हो रहा है। वॉर के पहले दिन ट्रंप ने यह मान लिया था कि अमेरिका यह वॉर जीत जाएगा, 2-3 दिन में बात खत्म हो जाएगी, और अब वो चुपचाप कर रहे हैं कैन दैट द वॉर कैन बी फॉट फॉर एवर। अब यह अपने आप में ईरान के लिए एक जीत है। दूसरी बात यह है कि कर्डिश जो इंसर्जेंट्स हैं उसने भी कह दिया कि अब हम अमेरिका के पपेट नहीं बनने वाले हैं, हमें आपके वेपन्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे खींचो मत इस युद्ध में। अब ट्रंप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना मैचो भी नहीं बन पा रहे हैं, आवाज भी थोड़ी दबी दबी लग रही है। गल्फ के देशों में यूएस एम्बेसीज को एक एक करके बंद करना पड़ रहा है। आवाजें उठ रही हैं गल्फ में भी कि अमेरिका ने यह कांड किया क्यों, और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अपने ही सिटीजन्स की सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर पा रहा है। मिडिल ईस्ट में मामला हाथ से निकल रहा है। लोग अमेरिका में भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। वेटरन्स भी बोल रहे हैं कि हम इजराइल की लड़ाई यहां क्यों लड़ रहे हैं। अब यहां एक सवाल आता है कि अगर अमेरिका ईरान को रोकने में असमर्थ रहता है, सारे लॉन्चर्स नहीं खत्म कर पाता है, तो फिर ईरान क्या करेगा। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिकन बॉम्बिंग और इजरायली बॉम्बिंग बंद नहीं होती है, वो आसपास के सारे अपने पड़ोसी देशों के इकोनॉमिक जोन्स पर हमला करता रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने आपको पहले ही देशभक्त पर बता के रखा है कि कैसे ईरान ने इसको इफेक्टिवली ब्लॉकेड कर दिया है। यहां से दुनिया भर का 20-25% तेल, LNG सप्लाई जाता है, जिससे क्रूड ऑयल का दाम अभी ताबड़तोड़ बढ़ सकता है। और ईरान अभी आने वाले दिनों में अपना सबसे एडवांस्ड मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है, खुर्रमशाह 4। इसे बिग डैडी ऑफ मिसाइल्स कहा जाता है, खैबार कहा जाता है। अब ये ईरान का 4th जनरेशन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो 13 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा है और लगभग 20 टन इसकी वजन है। और यह बहुत बड़ा मिसाइल है, मतलब एक पूरा का पूरा आप समझ लो ट्रक को लॉन्च करना है।
इसका ऑफिशियल रेंज 2000 से 4000 किलोमीटर है। इसमें 1500 से 1800 किलोग्राम का वॉरहेड फिट हो सकता है। स्पीड की बात करें तो यह एटमॉस्फेयर के बाहर मार्क 16, एटमॉस्फेयर के अंदर मार्क 8 तक पहुंच सकता है। इसीलिए अमेरिका अभी ईरान पर कारपेट बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी ऐसे मिसाइल्स के जो लॉन्चर है उसे ही खत्म कर दो, जिससे इस मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी ईरान के पास ना रहे। स्मार्ट बॉम्ब वर्सेस स्मार्ट थिंकिंग का एक और उदाहरण, इजराइल के मल्टी मिलियन डॉलर जेट, इजराइल के फाइटर प्लेन, इजराइल का एआई, इजराइल का इंटेलिजेंस, उसने ध्वस्त किया ईरान के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो टारमैक पर खड़े थे। लेकिन दरअसल ये एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये पेंटिंग थे। इजराइल पेंटिंग को निशाना बना रहा था। तो कहीं मिसाइल, कहीं सस्ते ड्रोन, कहीं पेंटिंग, दुश्मन का करोड़ों डॉलर खर्च करवाया जा रहा है, नुकसान करवाया जा रहा है सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके, गुरिल्ला टैक्टिक्स लगाकर। अब सवाल यहां यह आता है कि ईरान, यूएसए, रशिया, तुर्की, चाइना, इनके पास, यहां तक पाकिस्तान, सबके पास चीप मास प्रोड्यूस लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन्स है। भारत के पास क्यों नहीं? जब भविष्य में युद्ध हवा में लड़ने वाला जाएगा तो हमारे पास ऐसे ड्रोन्स क्यों नहीं है? विश्वगुरु कहने में तो अक्सर अच्छा लगता है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं, चाहे अपने फाइटर जेट्स की बात हो या चाहे अपने ड्रोन्स की बात हो, तो हमारे पास उतना कुछ है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें इजराइल के हारॉप ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि बेसिकली काम चलाऊ ड्रोन थे। वी कैन डू मच बेटर। हाल ही में हमने 3.5 बिलियन डॉलर्स लगाकर 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदे। उन पैसों में अगर हम ईरान की इकोनॉमिक्स की बात करें तो 70,000 कामाकाजी ड्रोन्स, शहीद ड्रोन्स हम बना सकते थे। अभी गुड न्यूज यह है कि वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में रियाद में इंडिया के एक स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने शेषनाग 150 को पेश किया। यह एक लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन है। शेषनाग का रेंज 1000 किलोमीटर तक है और इसके वॉरहेड में 25 से 40 किलोग्राम का आप एक एक्सप्लोजिव फिट कर सकते हो। 5 घंटे तक हवा में यह रह सकता है नॉन स्टॉप। फिलहाल अभी के लिए सरकार ने इस स्टार्टअप के साथ कोई डील तो साइन नहीं की है। शेषनाग अभी भी अपने टेस्टिंग फेज में है, लेकिन कम से कम इस युद्ध से हम एक सीख ले सकते हैं कि अपने ड्रोन प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम, खासकर कि ब्रह्मोस को और भी अब अपग्रेड करने की जरूरत आन पड़ी है। हाइपरसोनिक्स और चीप ड्रोन वॉरफेयर का यह जमाना है, हमें इसमें पीछे नहीं रहना है।